नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने कल गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ समेत कन्या पूजन और साथ ही शोभा यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए। आज भी सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में स्मृति भवन में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से सैकड़ों फरियादी पहुंचे। सीएम योगी ने जनता दर्शन में एक एक कर सबकी फरियाद भी सुनी। साथ ही सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। जनता दर्शन में लगभग 350 फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले और इसके साथ ही दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी प्राणी उद्यान पहुंचेंगे। वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही चिड़ियाघर और पशु चिकित्सालय का भी जायजा लेंगे और सफेद बाघिन गीता को काल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराएंगे। वहीं तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। गोरखपुर से संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। आज उनका चौथा दिन था। आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह उन्होंने मंदिर का भ्रमण किया। उसके बाद जो है जनता दर्शन में गए। वहां लगभग प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 350 फरियादियों की उन्होंने बाकायदे उनकी फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं को से अवगत हुए और तत्काल अधिकारियों को जो है इस पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तत्काल जो है इसका निस्तारण हो, इसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। इस बार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को आज दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचेंगे और वहां पे जो है भ्रमण करने के साथ ही आपको बता दें 2.5 महीने पहले लखनऊ से लाई गई एक बाघिन जो कि गीता जिसका नाम है, जिसको क्वारंटीन में रखा गया था और अब उसको कराल से जो है मुख्य बाड़े में लाया जाएगा और वहीं उसके 2 बच्चे भी हैं जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नामकरण करेंगे। आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि उस गीता का उनको अब आगे से जो है बाड़े में रहेंगे तो दीदार भी हो सकेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कानपुर चिड़ियाघर से जो है 2 हिमालयन ब्लैक बियर भी भालू जो की है, इनको भी जो है रिलीज करने की आज तैयारी है और ये भी शाम तक रिलीज हो जाएंगे जो मुख्य बाड़े में आएंगे और उसका भी दीदार यहाँ की जो है पर्यटक कर सकेंगे। जी अंजलि। बिल्कुल सुभाष, आज सुबह भी क्योंकि जनता दर्शन का भी कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याएं जो हैं वो भी सुनी। उस दौरान क्या कुछ रहा? देखिए आपको बता दें अंजलि कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से जब भी गोरखपुर आते हैं सीएम तो वो सुबह जनता दर्शन जरूर लगाते हैं और जनता दर्शन में आजकल जो भी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को परेशानियां हैं, वो जमीन जायदाद को लेके है। ज्यादातर जमीन का विवाद रहता है जिसका निस्तारण जो है अधिकारियों के लेवल पे नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है वो मजबूरी में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में जाते हैं। ये समस्याएं जो है अंजलि बता दें आपको कि लगातार बनी हुई है। जमीन का जो निस्तारण जो है कायदे से वहाँ के या तो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं या जिलाधिकारी होते हैं या जो भी बड़े अधिकारी होते हैं उन तक जब तक ये समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो इस वजह से उनको यहाँ पे आना पड़ता है। इसको लेके आज मुख्यमंत्री जो है काफी सख्त दिखे और उन्होंने कहा कि जो भी हो आप अपने स्तर से इसको निस्तारण करें और अगर निस्तारण नहीं होते हैं तो इस पे कार्रवाई भी आगे की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम गोरखपुर दौरे पर हैं और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानमंडल का ये विशेष सत्र बुलाने की तैयारियां जो है वो हो रही है। अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए ये सत्र जो है विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो बड़ी खबर, 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर चर्चा जो है वो होनी है। सदन में लगातार 48 घंटे तक चर्चा संभव मानी जा रही है। अक्टूबर अंत या फिर नवंबर पहले हफ्ते में ये सत्र जो है वो हो सकता है। तो विधानमंडल का विशेष सत्र
बुलाने की तैयारियां जो है वो हो रही है। अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए ये सत्र जो है वो होगा। तो ये विशेष सत्र विधानमंडल का, ये विशेष सत्र बुलाने की तैयारियां, अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए ये सत्र जो है वो बुलाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अक्टूबर अंत या नवंबर पहले हफ्ते में सत्र जो है विधानमंडल का वो बुलाने की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। तो अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए विधानमंडल और तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की तैयारियां जो है वो हो रही हैं, क्या कुछ खास रहेगा इस विशेष सत्र में? देखिए, जैसे बताया जा रहा है कि इस सत्र में सबसे बड़ी जो बात है वो अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रस्ताव मांगे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों से कहा जाएगा, जो जितने भी दल विधान भवन के अंदर बैठेंगे उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे कहा जाएगा कि वो अपने विधायकों से प्रस्ताव मांगे और प्रस्ताव को पहले पटल पर रखें कि वो आखिर अगर अर्थव्यवस्था को ले जाना है, बेहतर करना है, तो उनके पास क्या ऐसे सुझाव है, क्या स्कीम जो सरकार को देना चाहते हैं। तो इस तरह का एक सत्र होगा। और खास बात है कि इस सत्र में एक ऐसा भी विशेष कार्य अवधि रखी जाएगी जिसमें उन विधायकों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने अभी पिछले सत्र में उनको बोलने का मौका नहीं मिला था, चाहे वो पक्ष से हो चाहे विपक्ष से। तो ऐसे विधायकों से भी सुझाव मांगे जाएंगे जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला था या वो सत्र में नहीं बोले थे। तो 5 दिन चले उस सत्र में जिन्होंने आवाज नहीं उठाई उनको इस सत्र में बोलने का मौका मिलेगा। और खास बात है कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस विशेष सत्र को बुलाया जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि अक्टूबर के आखिर में या फिर नवंबर के शुरुआती हफ्ते में इस तरह के सत्र को बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तौकीर, जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था को किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए, और बताया जा रहा है कि इसमें चर्चा जो है 48 घंटों तक चल सकती है। हालांकि इसकी तारीख क्या अभी सुनिश्चित की गई है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, माना यह भी जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते यानी कि 1 से 7 तारीख के बीच में ही इस सत्र को बुलाया जाएगा। और 48 घंटे की जहां तक बात है तो पहले भी इस तरह के सत्र चले हैं जो सुबह से शुरू होकर पूरी रात और दूसरे दिन भी जारी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी तरफ एक पहल है। और खास बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पहल कर रहे हैं। कई योजनाओं का लगातार लोकार्पण होता है, शिलान्यास होता है। 5 दूध की डेयरी लगाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए और जो यहाँ के युवा है उनको रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि वो जो एक बेरोजगारी का जो एक दायरा है जो लगातार बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। और जो युवक हैं जो पढ़ के बाहर आ चुके हैं, जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है, उनको रोजगार से खासकर जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते इस पहल को माना जा रहा है कि विधानसभा में इसका जब चर्चा होगी तो पक्ष भी जहां कई तरह के प्रस्ताव देगा तो वहीं विपक्ष भी इसमें कई तरह के सुझाव देगा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। तो माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह का सत्र बुलाया गया है उसका अर्थव्यवस्था में असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के सुझाव मांगे गए हैं। बिल्कुल तौकीर, बने रहिए आप हमारे साथ। तो फिलहाल ये विशेष सत्र जो है उसकी तैयारियां तेज यहाँ पर कर ली गई हैं और बहुत जल्द ये विशेष सत्र जो है बुलाया जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरीके से चर्चा होगी वो भी यहाँ पर देखना होगा। और उन विधायकों से भी यहाँ पर बुलाया जाएगा जो कि नहीं बोल पाते थे या समय उनको नहीं मिल पाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो सत्र है, विशेष सत्र बुलाया जाएगा विधानमंडल का। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जनाधार बढ़ाने की तैयारी में बीएसपी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 9 अक्टूबर से बीएसपी अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर इसका आयोजन होने जा रहा है। तो प्रदेश के सभी मंडलों में इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो होंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसके निर्देश दिए हैं। तो सेक्टर प्रभारी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। निकाय लोकसभा चुनाव पर बीएसपी की तैयारियां यहां पर तेज हो गई है। भीमराव अम्बेडकर की याद में कार्यक्रम के आयोजन जो है किए जा रहे हैं। तो जनाधार बढ़ाने की तैयारी में बीएसपी यहां पर यह अभियान जो है वो चला रही है। 9 अक्टूबर से बीएसपी अभियान शुरू करेगी। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर इसका आयोजन जो है किया जाएगा। प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम के आयोजन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निर्देश जो है वो दिए हैं, जिसके बाद सेक्टर प्रभारी जिला अध्यक्षों को ये निर्देश जो है दिए गए हैं। निकाय लोकसभा चुनाव पर बीएसपी की ये तैयारी, तो भीमराव अंबेडकर की याद में कार्यक्रम के जो आयोजन है वो होंगे। जनाधार बढ़ाने की तैयारी में है अब बीएसपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अक्टूबर से बीएसपी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो करने जा रही है। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर
यह आयोजन जो है वो होने जा रहा है। प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम होंगे। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौकीर, क्योंकि बीएसपी ये तो समझ गई है कि चुनाव सर पर हो और जो खोया जनाधार अभी तक बीएसपी का रहा है उसे किस तरीके से मजबूत एक बार फिर किया जाए, उसकी तैयारी बीएसपी ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, अगर हाल फिलहाल की राजनीति देखेंगे तो कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक पर फेल मारने की कोशिश सभी दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा हाथ मारा और उनके बड़े वोट बैंक को अपने साथ ले गई। इसके अलावा कांग्रेस लगातार उनके साथ जो विधायक हैं उनके, जो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां के जो बसपा के विधायक थे उनको अपने साथ जोड़ा। और इसके साथ ही जो अब ब्रजलाल खाबरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, वो भी काशीराम के शिष्य रहे हैं। कभी पहली बार चुनाव के मैदान में काशीराम ने ही उन्हें मैदान में उतारा था और वो सांसद बनकर गए थे, जिससे अब कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए बड़ी चुनौती है दलित वोट बैंक को साथ से रखने के लिए। यही वजह है कि अब काशीराम का जो परिनिर्वाण दिवस है 9 अक्टूबर को, उसकी विशेष तैयारियां की जा रही हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा मायावती की तरफ से कि किस तरह से वोट बैंक को साथ से रखना है और उनके साथ आज जो दलित वर्ग है वो उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी कोशिश करेंगे मायावती दिखाने के लिए कि पूरा जो आज दलित वर्ग है वो उनके साथ है। जबकि जो कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं इस काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम रख सकती है, क्योंकि अब ब्रजलाल खाबरी प्रदेश अध्यक्ष और 8 अक्टूबर को ही वो प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे। उनका भव्य स्वागत की तैयारी भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती है इस समय मायावती के लिए। लेकिन काशीराम परिनिर्वाण दिवस जो कि जिला स्तर पर भी मनाया जाएगा और लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। तो माना जा रहा है कि मायावती वहां पर अपने सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं, इसके अलावा कार्यकर्ता हैं, उनको न्योता देंगे कि एक शक्ति प्रदर्शन किया जाए और दिखाया जाए कि आज भी एक बड़ा दलित वर्ग मायावती के साथ में यानी कि बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि 2024 की तैयारियों में जिस तरह से अलग अलग दल जुटे हुए हैं उसमें मायावती पीछे नहीं रहना चाहती है और एक बड़ी तैयारी में है। और इसके अलावा जो अब जो निकाय चुनाव है उसको भी लेकर ये बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में बसपा पहली बार अपने जो प्रत्याशी हो मैदान में उतार सकती है। बिल्कुल तौकीर, हालांकि एक बात तो यहाँ पर साफ है कि बीएसपी का जो प्रदर्शन अब तक के कोई ना कोई चुनाव में रहा है वो इस ओर दिखाता है कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो जरूर खिसका है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए या सियासी जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की उनको देखा जाए तो बीजेपी का अभी स्टैंड कहां पर देखने को मिलता है? देखिए, अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो 22% से घटकर 11% पर मायावती का वोट बैंक पहुंच गया। और जो भाजपा की बात करें तो उनका वोट बैंक 41% पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं 4 से 5% की जो वृद्धि हुई है वो माना यही जा रहा है कि भाजपा को बसपा का वोट पहुंचा है। कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है उसने भाजपा पर भरोसा जताया। यही वजह है कि जो चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां बनी उसमें भाजपा दोबारा सरकार बनाने में सक्षम हुई। उसके पीछे दलित वर्ग एक बड़ा हाथ माना जा रहा है, उनका सपोर्ट, उनका सहयोग ही रहा जिसकी वजह से भाजपा दोबारा सत्ता में आई है। क्योंकि जो जनाधार घटा है वो मायावती का घटा है 22% से 11% आई, जबकि समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा 22% से लेकर वो 34% पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो जनाधार था वो मायावती का ही हिस्सा है। तो दलित वर्ग को माना जा रहा है कि उसने भाजपा पे भरोसा जताया और यही वजह है कि अब दलित वर्ग की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। चाहे राष्ट्रपति के पद पर भाजपा ने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को बैठाया उसके बाद से पहले ही बड़ा दांव एक भाजपा खेल चुकी है। अब इसके बाद ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं मायावती अब अपने भतीजों और आकाश आनंद को भी कमान सौंप चुकी हो। कहीं ना कहीं युवा वर्ग के हाथों में वो कहीं ना कहीं बताना चाह रही है कि अब बसपा का जो वोट बैंक है या युवा जो है वो बसपा के साथ जुड़े, इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी एक गहरा गहमी है कि कांग्रेस ने उन पर भी हाथ रखा है। प्रियंका गांधी जब वो बीमार पड़े तो देखने गई थी, तो कहीं ना कहीं जो दलित राजनीति है उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के आसपास घूम रही है। फिलहाल दलित किसके साथ जाएगा तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिशें सभी दलों की तरफ से जारी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसपी जो है वो अपने जनाधार को बढ़ाने की दिशा में यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आ रही है और यह अभियान जो है वो 9 अक्टूबर से शुरू होना है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं कि निकाय लोकसभा चुनाव पर बीएसपी ये तैयारी जो है वो शुरू करी। जनाधार बढ़ाने को लेकर बीएसपी की ये तैयारी और ये अभियान इसी विषय तो 9 अक्टूबर का श्री राम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजन जो है वो हो रहा है। प्रदेश के सभी मंडलों में
कार्यक्रम किए जाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसके निर्देश दिए। सेक्टर प्रभारियों से लेकर जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी तैयारी कर रही है। बीएसपी भीमराव अंबेडकर की याद में ये कार्यक्रम जो है वो करेगी। तो फिलहाल जानकारी आपको यहाँ पर दे दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निर्देश दिए हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि आगरा के थाना शाहगंज इलाके में मधुराज हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में खुद डॉक्टर और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में अचानक से आग की लपटें उठने शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा हॉस्पिटल आग की चपेट में आ गया। बिल्डिंग के बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहा था और जबकि पहली मंजिल पर डॉक्टर राजन और उनका जो परिवार का निवास था। आग लगने की वजह पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया और लिहाजा दम घुटने से डॉक्टर राजन और उनके बेटा और बेटी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यहाँ आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस और फायर तुरंत काबू पाया गया और ये अभी मौके पे जो पता चल रहा है कि हॉस्पिटल है उसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें डॉक्टर फैमिली रहते थे जो नीचे अस्पताल में ही काम करते थे और ये बताया जा रहा है कि वही अस्पताल चलाते हैं। जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें आग लगा था और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीनों अस्पताल में बाकी उनका इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई। उधर कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में 152 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला में आज यानी कि दशहरे के दिन श्री राम रावण का वध करेंगे। राम के तीर चलाते ही रावण का पुतला धू धू कर जल उठेगा। खास बात यह है कि इस रामलीला में एक मुस्लिम परिवार पिछले कई दशकों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बना रहा है। मेला परिसर में मौजूद आमिर अली और अफरोज अहमद अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस बार भी पुतलों का अंतिम रूप देने में लगे हैं। उनका कहना यह है कि ये काम पहले उनके पिता किया करते थे, अब वो खुद कई सालों से इस काम को कर रहे हैं। क्षेत्र की कई अलग अलग जगहों पर जाकर वो रावण और मेघनाथ के पुतले बनाते हैं, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चलती है। अकबरपुर कस्बे की इस रामलीला में दशहरे पर रावण दहन के लिए पिछले 30 दिन से रावण मेघनाथ के पुतले बनाने का काम चल रहा है। इसलिए अकबरपुर कस्बे में आयोजित रामलीला और रावण वध हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। उधर दशहरा शुरू होते ही मेले का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में देवरिया में बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, दशहरा मेले की भीड़ में एक बेकाबू ट्रक जा घुसा, जिसमें 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। करीब 6 लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। वहीं घटना की जानकारी होते ही एसपी समेत कई अफसर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंच गए। विजय टॉकीज रोड पर एक ट्रक की टक्कर से 2 बच्चियों की मृत्यु हुई है। मौके पर ट्रक को सीज कर दिया गया है और जो ड्राइवर है उसको भी पकड़ लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उधर एटा में रामनवमी के दिन शहर में मां काली की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बुलडोजर बाबा की झांकी ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान बुलडोजर बाबा की झांकी पर बीजेपी के झंडे भी लगे दिखाई दिए और इस दौरान लोगों ने भी योगी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस झांकी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि भूमाफियाओं और गुंडों को संदेश देने के लिए और 2024 में फिर से भाजपा सरकार का संदेश देने के लिए ही झांकी निकाली गई है और गुंडे और माफिया जिला छोड़ दें, नहीं तो फिर योगी का बुलडोजर चलेगा। बता दें कि इस शोभा यात्रा को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आगामी चुनाव की सगबगाहट अभी से प्रदेश में नजर आने लगी है। प्रदेश में 2017 में योगी जी की सरकार बनी, उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई पूरी तरह से पूरे प्रदेश में होती रही। लेकिन जो माफिया हैं उनके दिल में डर कम हो गया है। इसलिए हमने सोचा माता काली मंडल के तरफ से एक बाबा जी की एक झांकी भी निकाली जाए, जिससे संदेश दिया जाए कि भू माफिया अपने भागो, भू माफिया भागो।
उधर दुर्गा पूजा और दशहरे के त्योहार को देखते हुए डिप्टी एसपी सिटी और साथ ही शहर कोतवाल ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से पूछताछ की और संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की तलाशी ली। इसके साथ ही दुर्गा पूजा के पंडालों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च कर शांति का संदेश दिया गया। निरीक्षण के बाद आयोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पूरी सावधानी बरतने की बात भी कही गई। पैदल मार्च के समय लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचलों के विभिन्न थानों में भी पैदल मार्च कर लोगों को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलवाया। इतना ही नहीं, बॉर्डर के थानों पर भी जाकर निरीक्षण किया।